इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा कि मोल कैसे निकालेंगे हम। तो मोल निकालने में हमने कहा कि अगर मास गिवन है तो उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, अगर एटम है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें अगर वो मॉलिक्यूल है, और अगर नंबर गिवन है तो 6.023 × 10⁻23 से डिवाइड कर दें, और अगर वॉल्यूम गिवन है STP पे ध्यान रहे, अगर वॉल्यूम किसी और टेम्परेचर या प्रेशर पे गिवन है तो पहले STP पे कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसमें 22.4 से डिवाइड कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे कि मोल को हम यूज़ कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात जो हम आज करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है। तो आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में एंड इट्स कंसंट्रेशन टर्म्स। कि पहली बात तो सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे अभी सपोज करो कि हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं शुगर एंड वाटर का, या हम शिकंजी बना रहे हैं, वाटर में नींबू का रस डाल रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, सॉल्ट मिला रहे हैं, तो ये सारे क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन को हम कैसे कैसे यूनिट दे सकते हैं, कैसे कैसे उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहली बात तो सॉल्यूशन क्या है, तो आपको समझना है कि सॉल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। यहाँ हम फिलहाल बात कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन की। तो ट्रू सॉल्यूशन में ध्यान रखना नंबर 1 कि इसे होना चाहिए होमोजीनियस। इसे क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। होमोजीनियस मतलब क्या हुआ कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के, वो इवन होंगे, दैट इज हर जगह सेम होंगे। तो पहली बात तो ये होमोजीनियस होगा। दूसरी बात, जितनी भी चीज़ें इसमें मिलाएंगे हम, वो सारी चीज़ें जो इसमें मिलाई जाएगी, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नॉन रिएक्टिव होंगी। मतलब वो उसमें से कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अगर रिएक्शन कर जाएगा तो फिर वो चीज़ें बदल गई, वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी, राइट। तो नॉन रिएक्टिव होगा। और तीसरी चीज़ और सबसे अहम चीज़ है कि जो भी चीज़ आप मिलाओगे उसकी क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिक्स्ड रेशियो में चीज़ें मिलाई जाएंगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि एनोनिमस हमने किसी में कुछ डाल दिया, समुद्र में जा रहे हैं और जहाज डूब गया, जहाज में सपोज करो कि उसमें चीनी भरा हुआ है, डूब गया, तो हम कहेंगे कि भाई समुद्र में नमक ऑलरेडी था और चीनी मिल गया तो वो एक सोल्यूशन बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नोन क्वांटिटी पता होना चाहिए कि पानी कितना था, चीनी कितना था और सॉल्ट कितना था। तो ये 3 चीज़ें जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस, नॉन रिएक्टिव, फिक्स्ड रेशियो। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more things which is non-reactive and present in a fixed ratio। 2 या उससे ज़्यादा चीज़ें जो मिली हुई हैं होमोजीनियसली और नॉन रिएक्टिव हैं और फिक्स्ड रेशियो में हैं, उनको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो इसके कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में बेसिकली देखो क्या होता है कि एक चीज़ होता है जिसमें हम मिलाते हैं और एक चीज़ होता है हम जिसको मिलाते हैं। तो जिसमें हम मिलाते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। तो उस डिस्पर्सन मीडियम को हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। और जिसको हम मिलाते हैं, जैसे हम पानी में मिला रहे हैं तो पानी हो गया डिस्पर्सन मीडियम, दैट इज जिसमें डिस्पर्स होंगी चीज़ें, जिसमें मिलेंगी चीज़ें, तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। और पानी में हमने शुगर मिलाया, पानी में हमने सॉल्ट मिलाया, पानी में हमने सपोज करो हम शिकंजी बना रहे हैं तो नींबू का रस मिलाया, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी, चीनी, नमक और वो जो है नींबू का रस, वो सारी चीज़ें हुई डिस्पर्स्ड फेज। एक टर्म हुआ डिस्पर्सन मीडियम और दूसरा टर्म हुआ डिस्पर्स्ड फेज। तो जो डिस्पर्स्ड फेज होगा दैट इज जिसको हम मिला रहे हैं वो कहलाएंगे सोल्यूट, और जिसमें हम मिला रहे हैं वो कहलाएंगे सॉल्वेंट। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के 2 पार्ट होंगे, आप कह सकते हैं कि ये क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के।
है ना, इससे मिलके बनेगा सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट्स में कौन होगा, एक जिसमें आप मिलाएंगे दैट इज सॉल्वेंट, और दूसरा जिसे आप मिलाएंगे वो हो गया सोल्यूट। सॉल्वेंट एक होगा, जिसमें आप मिलाएंगे वो एक होगा, लेकिन जो सोल्यूट है वो एक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक भी सोल्यूट आप मिला सकते हैं और कई सोल्यूट आप साइमल्टेनियसली एक सॉल्वेंट में मिक्स कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन होगा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। अभी हमने क्या कहा कि सॉल्यूशन तब कहेंगे जब चीज़ें फिक्स्ड रेशियो में होंगी। तो फिक्स्ड रेशियो में होंगी मतलब क्या, हमें पता होगा कि कितना हमने सॉल्वेंट लिया और कितना हमने सोल्यूट लिया, कि 100 ग्राम हमने पानी लिया, उसमें कितना ग्राम हम चीनी मिलाएंगे, कितना ग्राम हम सॉल्ट मिलाएंगे, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो वो जो हम अमाउंट मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट में सोल्यूट का, कितना ग्राम या कितना परसेंटेज या कितना वॉल्यूम, जिस किसी भी टर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो कहलाएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये जो आप मिला रहे हैं चीज़ों को, उसको आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाय मास एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहलाएंगी कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम जनरली यूज करते हैं वो एक तो हमारा है परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट आप कहो। इसमें बहुत ही सिंपल है कि जो आप मिला रहे हैं सोल्यूट, उसका मास लीजिए और मास ऑफ सॉल्यूशन से इसे डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया परसेंटेज बाय मास। मतलब 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम पानी में आपने मिलाया तो सॉल्यूशन बना 110, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा जो टर्म आप यूज करते हैं उसे आप कहते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम बहुत ही आसान है आपका, जो सोल्यूट आप मिला रहे हैं उसका वॉल्यूम ले लीजिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीजिए और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रहे कि जैसे मास हमने यहाँ पे सोल्यूट का ग्राम में लिया तो सॉल्यूशन का भी ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम हमने सोल्यूट का ml में लिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी ml में लेंगे, कि दोनों मतलब सेम यूनिट में हो। ठीक है, अच्छा तीसरा जो हम यूज करते हैं दैट इज परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ को हम कहते हैं मास बाय वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि मास तो लेते हैं सोल्यूट का, और ध्यान रहे कि ये ग्राम में होने चाहिए, और वॉल्यूम हम लेते हैं सॉल्यूशन का, ये ml में होने चाहिए, अब फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब परसेंटेज बाय मास का कोई यूनिट नहीं, मास बाय मास है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम का कोई यूनिट नहीं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। और परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ का यूनिट ग्राम पर ml, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हुआ हमारा 3 जनरल जो अभी हम यूज कर रहे हैं। और हम यूज करते हैं इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं मोलैरिटी। कई जगह आपने लिखा होगा, देखा होगा या सुना होगा कि इतना मोलर सॉल्यूशन, इसका यूनिट हम यूज करते हैं मोलर। इसका सॉल्यूशन का यूनिट हम यूज करते हैं मोलर। मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम कहते हैं मोलर। तो अब तो क्लियर ही हो गया कि अगर मोलैरिटी निकालना है तो सोल्यूट का मोल निकालो, सोल्यूट का मोल निकालो, जो भी सोल्यूट आपको दिया हुआ है कि 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, उसका मोल निकालो। मोल निकालना सीखा है हमने। आप उसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और ध्यान रहे कि ये जो वॉल्यूम है वो होना चाहिए लीटर। तो जितना भी आपको सोल्यूट दिया हुआ है मास में या वॉल्यूम में या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, उससे आप मोल निकाल लो। अब मोल निकाल करके सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में लेकर के उसको डिवाइड कर दो, मोलैरिटी आ जाएगी। यूनिट लिखना है मोल पर लीटर। ठीक है, ध्यान रहे सिंस ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है ना, टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू चेंज होगी, बढ़ेगी या घटेगी। उसके बाद दूसरा आप यूज करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आप यूनिट देते हैं मोलल। देखो इसको यूनिट दिया था मोलर और इसको यूनिट दे रहे हैं मोलल। ठीक है,
मोलर का मतलब होता है मोल पर केजी, मोलर का मतलब हुआ मोल पर केजी, और मोलर का मतलब हुआ मोल पर लीटर। अब ये जो केजी आपने लिया तो देखो इसको मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल निकाल लो और उसको डिवाइड करो। यहाँ ध्यान रखना है ना, सुनो, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ लेना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या लेना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट लेना है किसमें, केजी में। यूनिट क्या देना है, मोल पर केजी, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। मोलैरिटी जब आप यूज कर रहे हैं तो मोल को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। लेकिन जब आप मोलैरिटी यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मोल ऑफ सोल्यूट बिल्कुल सही बात है, बट वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, केजी में। इसका यूनिट क्या होगा, मोलर, और क्या होगा, मोल पर केजी। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। मोलैरिटी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप एक चीज यूज करते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप काई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव वैल्यू, रेशियो, है ना। तो यहाँ जब आप मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो A हमारा सॉल्वेंट है, हम मान लेते हैं, और इसमें हमने मिलाया B, ये हमारा सोल्यूट था, और ये दोनों मिलके बनाया एक सोल्यूशन, ठीक है जी। अब अगर हम कहते हैं कि इसका नंबर ऑफ मोल है Na और इसका नंबर ऑफ मोल है Nb, ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर, उस सब कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम अलग अलग निकालते हैं। तो जैसे हमसे पूछा जाएगा कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A के मोल को ऊपर रखेंगे और फिर सारे कंपोनेंट का मोल ऐड करके उसे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर दूसरा कंपोनेंट B है, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो B वाले का मोल ऊपर और बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसके मोल से इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि जितने भी कंपोनेंट होंगे, चाहे 2 हो, 5 हो, 20 हो, 50 हो, सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर हम ऐड कर दें तो वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई सा भी कंपोनेंट हो, चाहे वो सॉल्यूट हो, चाहे वो सॉल्वेंट हो। कहने का मतलब कि अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है, फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर वो सॉल्यूशन है तो उस केस में मोल फ्रैक्शन ऑलवेज एक कंपोनेंट का लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। किसी भी एक कंपोनेंट का, चाहे A का निकालो चाहे B का निकालो। इसको हमें ध्यान में रखना है कि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमारा कई बार हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से ये 1.2, 1.5 ऐसा कुछ आ जाए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। वो हमेशा, चाहे वो 0.99999 हो, लेकिन 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहाँ पे हम अपना आंसर रीचेक कर सकते हैं कि भाई कहीं हमने गड़बड़ किया है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये जनरल कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, मतलब मास मास रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, यहाँ पर मोल वॉल्यूम रिलेशन, मोल मास रिलेशन, और फिर मोल मोल रिलेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, मोलैरिटी निकालनी है, मोल ऑफ सोल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करो, मोलैरिटी निकालनी है, मोल ऑफ सोल्यूट को वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करो, मोल फ्रैक्शन निकालना है, जितने भी कंपोनेंट हैं सबका मोल निकाल लो, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल को बाकी सबके मोल से डिवाइड कर दो, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक करो कि आपका मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट का 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बस दैट्स गुड। और बाकी सपोज करो हमने यहाँ 2 ही कंपोनेंट था, हमने A निकाल लिया, तो B का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस कर लो। A का आपने निकाल रखा है, तो B का अगर निकालना है तो 1 माइनस आपका भी कर दीजिए, क्योंकि दोनों मिलकर तो 1 ही होना है, तो माइनस कर देंगे, तो इस कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। दिस इज टाइम सेविंग। तो इस तरह से दिस इज मोटा मोटी फंडामेंटल
कि सॉल्यूशन ये होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स ये होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से मोल निकालना आपको आता है, बाकी आप फॉर्मूला पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।